चलिए, तो देखिए आप सभी का स्वागत है रैपिड क्रैश कोर्स के अंदर। पहले मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे दूं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आपके मन में बहुत सारी शंकाएं होंगी। कुछ लोग आगे बोलते हैं कि सर खाली थ्योरी पढ़ाओगे, कुछ लोग बोलते हैं क्वेश्चन कराओगे नहीं कराओगे, बहुत तेज़ पढ़ाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। स्पीड आप पे डिपेंडेंट है, जैसा आप रिएक्ट करोगे उस हिसाब से हमारी स्पीड डिटरमाइन होगी। दूसरी चीज़, हम थ्योरी और क्वेश्चन सब कुछ कवर करेंगे, बट हम फोकस करेंगे मेंस के ऊपर। तो हमें लगता है कि मेंस के हिसाब से नेसेसरी नहीं है, हम उसके बारे में ज़्यादा बात लगता है आपको कि नहीं सर बता दो, थोड़ा बहुत आइडिया दे दो, तो हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे। बट फोकस हमारा मेनली मेंस के ऊपर रहेगा, ताकि हम मेंस के ऊपर अच्छे से फोकस करके और मतलब उस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएँ। आपको क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे, वो मैंने अपने आप से बनाया अलग से क्वेश्चन ढूंढ के। रेगुलर क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत होंगे, उनमें कुछ अलग से अभी आपको क्वेश्चन मिलेंगे और अगेन उनको आप तमीज़ से सॉल्व करना। देखो, आप कुछ भी ज्वाइन करो, कोई भी कोर्स ज्वाइन करो, जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम नहीं करोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो जो आपको मटेरियल मिला आप सब भूल जाओ। जो आपको क्वेश्चन बैंक मिल रहा है, जहाँ तक मुझे याद है मैंने हर एक में करीबन 50 से 100 के बीच में क्वेश्चन डालें, डिपेंडिंग ऑन चैप्टर का साइज़। तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बस आप उन क्वेश्चंस को तमीज़ से सॉल्व कर लें। दूसरा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर कर लें, जेईई मेंस और एडवांस दोनों के। दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, हमारी मेंस के लिए अच्छी से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आप शुरू करते हैं सबसे पहले बेसिक चैप्टर के साथ, जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। तो अभी तक तो आप मोल कंसेप्ट और रेडॉक्स को अलग अलग पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर मैं दोनों को एक साथ क्या करने वाला हूँ, कंबाइन करने वाला हूँ। तो मोल कंसेप्ट एंड रेडॉक्स रिएक्शंस एंड इक्विवेलेंट कंसेप्ट। तो थोड़ा बहुत आप पहले देख ही चुके हो, और जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो यहाँ पर हम देख लेंगे। तो अब दोनों चैप्टर्स को हम कंबाइन करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, एटॉमिक मास हम सभी जानते हैं। जीरो से शुरू करूँ? बिल्कुल जीरो से, ठीक है। तो हम लोग एटॉमिक मास जानते हैं। एटॉमिक मास की जगह हम बेसिकली टर्म यूज़ करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। कोई मुझे बता सकता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है? C12 एटम के बेसिस पर डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं इसको? हम डिफाइन कर सकते हैं, एक्चुअली क्या होता है, एक नंबर होता है, इट इज़ अ नंबर which tells that how many times an atom of an element is heavier than। तो डेफिनेशन याद नहीं रखनी है आपको, समझाता हूँ भी समझ जाओगे आप। 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो इस वैल्यू को हमने स्टैंडर्ड वैल्यू माना है, और इसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं कि जब हम शुरुआत में जब ये सब डिराइव बन रहे थे टर्म्स, उस टाइम पर आपके पास कोई डिवाइस नहीं था जो आपको एक एटम का मास कैलकुलेट करके बता सके। तो हमने इसको स्टैंडर्ड बनाया और सबके एटॉमिक मास को हमने किसके रिलेटिव कैलकुलेट किया, इस वैल्यू के रिलेटिव, ठीक है। थोड़ी सी फिजिक्स यूज़ करूँगा। मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ए, उसका मास है 50 kg, और आपके पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, उसका मास है लेट्स से 100 kg। क्या आप मुझे मास ऑफ ए रिलेटिव टू बी बता सकते हो? कितना होगा? हाफ kg, सिर्फ हाफ होगा। तो आपने क्या किया, मैंने आप सोचा मास ऑफ ए रिलेटिव टू बी, तो आपने क्या कर दिया, ए के मास को बी से डिवाइड कर दिया और आपने उसको बोला हाफ। गलती से आपने kg बोल दिया था, पर उसको बाद में करेक्ट कर दिया। क्यों? हो जाएगा, क्वांटिटी कैसी होगी, यूनिटलेस। अच्छा, मैं आपसे बोलूँ मास ऑफ बी रिलेटिव टू ए, तब वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगेन वो कैसा होगा आपके पास, यूनिटलेस। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि जिसके रिलेटिव डिफाइन करते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या ये सही है? और दूसरा, जो रिलेटिव क्वांटिटीज़ होती है वो आपकी कैसी आती है, यूनिटलेस। तो अगर मुझे किसी भी एलिमेंट के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला लिखना है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, जिस एलिमेंट का आपको एटॉमिक मास पता करना है उसका एक एटम लूँगा, उसके एक एटम को किससे कंपेयर करूँगा, इससे, ठीक है। जैसे आपने यहाँ किया, ए का मास रिलेटिव टू बी निकालना था, तो ए को आपने बी से डिवाइड कर दिया। जैसे मान लो मुझे ऑक्सीजन के एक एटम का मास निकालना है, ठीक है, ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है मुझे, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं क्या करूँगा, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम को किसके रिलेटिव कैलकुलेट करूँगा, इसके। तो मैं ऊपर तो क्या लिखूँगा, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, और उसको डिवाइड किससे कर दूंगा, जो अपनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, दैट इज 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। बोला आपको ये बात समझ में आ रही है?
तो इसको हम एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि कई बार इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको, तो आपको अगर आइडिया नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन कैसे करते हैं कि आपको जिस एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, आप उसके एक एटम का मास लोगे। क्या लोगे? मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, और उसको आप किससे डिवाइड कर दोगे? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। समझ पा रहे हैं? तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, इसको रटने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, जिसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है उसके एक एटम के मास को इसके रिलेटिव निकाल रहे हो ना, तो जिससे रिलेटिव निकालते हैं उससे क्या करते हैं? डिवाइड। अच्छा, एक एलिमेंट का मास जो होता है वो हम AMU में लिखते हैं, जानते हो इतना तो आप लोग सब? AMU जानते हैं हम? AMU बताओ, 1 AMU कितना होता है? 1 AMU एक्चुअली यही होता है, दिस इज 1 AMU, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, इसी को हम 1 AMU बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जब आप यहाँ पे एक एटम का मास लिखोगे तो AMU में लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल बताओ, ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है? 16 AMU। और बताओ ये क्वांटिटी क्या है? ये भी एक AMU है, 1 AMU है। AMU से AMU कैंसिल, मतलब आपका रिलेटिव एटॉमिक मास कैसी क्वांटिटी आती है? यूनिटलेस। कैसी क्वांटिटी आती है? यूनिटलेस। चलिए, अब आपसे इस पे क्या पूछ सकता है? बहुत एक सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। कई बार ऐसा बोलता है कि मान लो मैंने 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम की जगह जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी उसको लिख दिया 1/4 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ये मेरा पहले स्टैंडर्ड था, मैंने इसकी जगह स्टैंडर्ड इसको बना दिया। बताओ ऑक्सीजन के एटॉमिक मास पे क्या फर्क पड़ेगा? थ्री टाइम्स होगा, 1/3 टाइम्स होगा? 3 टाइम्स पक्का? और देख लो एक बार, वन बाय थ्री, 3 टाइम्स 1/3 हो गया। अब पार्टी बदल ली। चलिए, ये कंफ्यूजन का पॉइंट होता है। आप क्या करो, लिख कर देख लो। आप ये देखो, ये रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। अभी ये कितना है? मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, और डिवाइडेड बाय कितना है? ये 1/12। ये तो करंट सिचुएशन है ना? यहां से भी देख सकते हो आप, बट बेटर क्या है क्लैरिटी के लिए, अब नया एटॉमिक मास ऑफ देख लो ऑक्सीजन, बताओ वो क्या हो जाएगा? वही मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम डिवाइडेड बाय, अब कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अब या तो आप इसको 1/12 में कन्वर्ट कर लो, बताओ इसको 1/12 में कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 से डिवाइड कर दो। बताओ ये चीज़ क्या बन गई? ये बन गया पुराना एटॉमिक मास, ओल्ड वाला। और ये कौन सा बन गया बताओ? नया वाला। बताओ नया वाला पुराने वाले का कितना होगा? 1/3 टाइम्स। समझ पा रहे हो? तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी गलती करवाने के लिए मोर देन सफिशिएंट होता है, ठीक है। तो इसलिए ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। इससे आपसे क्वेश्चन आ गया तो कई लोग इसके अंदर डायरेक्टली गलती कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद चलते हैं अगले टर्म के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं मोलर मास, ठीक है। तो बताओ मोलर मास क्या होता है? मोलर मास, मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, किसी भी चीज के 1 मोल का मास, लेकिन वो किस में होना चाहिए? ग्राम में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप जब भी किसी चीज का मोलर मास लिख रहे हो तो वो हमेशा किस में होना चाहिए? ग्राम में। 1 मोल का मास ग्राम में, इसीलिए मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। क्या होती है? अब मोलर मास निकालना बड़ा आसान है। तो मोलर मास निकालने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे 1 मोल, बताओ 1 मोल किसके इक्वल होता है? वही 6.023 इंटू 10⁻23, जिसे आप प्यार से क्या बुलाते हो? Na बोलते हैं।
चलिए, अब अगर मुझे किसी चीज़ का मोलर मास निकालना है तो बड़ा आसान है। जैसे मान लो ये होल्डर है, इस एक होल्डर का मास है 10 ग्राम। कितना है? 10 ग्राम। मेरे पास एक चौक होल्डर है और इसका मास है 10 ग्राम। बताओ इस चौक होल्डर का मोलर मास कितना होगा? कैसे निकालोगे ये बता दो आप तो मुझे, आंसर मत बताओ, कैसे निकालोगे? एक का है 10 ग्राम, 10 इंटू Na। आवाज नहीं आ रही सबकी? भाई हम क्या करना चाह रहे हैं? मोलर मास क्या है? मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। एक होल्डर का मास है 10 ग्राम और मोलर मास क्या होगा? मास ऑफ 1 मोल। बताओ 1 मोल में कितने चौक होल्डर्स होंगे? Na चौक होल्डर्स। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो अगर एक का मास 10 ग्राम है तो बताओ Na का मास कितना होगा? 10 इंटू Na ग्राम्स। बोलो समझ में आ रहा है? मेरा मास लेट से 74 kg है। बताओ मेरा मोलर मास क्या होगा? 74 Na? नहीं होगा ना? क्या होगा? 74,000 Na ग्राम या फिर ग्राम पर मोल। क्यों? क्योंकि मास किस में लिखते हैं? मोलर मास हमेशा किस में लिखते हैं? ग्राम में। तो मेरा मास केजी में था, पहले मैं इसको कन्वर्ट किया ग्राम में और फिर किससे मल्टीप्लाई कर दिया? Na से। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? यहाँ से हमने सीखा कि जब भी मुझे इस दुनिया में किसी भी चीज़ का मोलर मास निकालना है तो मुझे उसकी एक यूनिट का मास निकालना चाहिए ग्राम्स में। क्या करना चाहिए? एक यूनिट का मास ग्राम्स में, और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? Na से। तो मुझे क्या मिल जाएगा? उसका मोलर मास। फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो बताओ मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे एक ऑक्सीजन का मास। बताओ एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा? 16 AMU। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप AMU को जानते हो, इसलिए मैंने डिफाइन नहीं किया। जब भी हम एक एटम का मास लिखते हैं AMU में लिखते हैं। AMU या फिर U भी बोलते हैं इसको। U का मतलब यूनिफाइड मास। क्या होता है? तो 1 AMU और 1 U की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो अगर आपको याद नहीं है तो इस वैल्यू को याद रखें। तो मुझे एक ऑक्सीजन एटम का मास लिखना था, लिख दिया 16 AMU। तो एक का मास है ना ये, तो इंटू क्या करना पड़ेगा? Na। ये सीखा हमने। एक यूनिट के मास को Na से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मोलर मास मिल जाएगा। लेकिन उस एक यूनिट का मास किस में होना चाहिए? ग्राम में। ये किस में है? AMU। तो बताओ 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.023 इंटू 10⁻। अभी याद रखने कुछ नहीं। आप देखो मैं समराइज करूँ ना, सब याद हो जाएगा आपको। अच्छा बताओ ऑक्सीजन की जगह अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन ले लेता तो क्या फर्क पड़ता? 16 जगह 14, बाकी सारी कहानी सेम रहती और वैल्यू किसमें मिलती? ग्राम में। सल्फर होता तो 32, बाकी सारी कहानी क्या रहती? सेम। तो हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखें, 24 में से 23 गया तो 10⁻⁻1। यह 1.6 या 1.7 लिख लो इसको एक बार के लिए, इंटू 6, 17 6 102। तो ये बनेगा 10.2, अप्रोक्सीमेटली 1 हो गया। ये हो गया ना? इसका मतलब मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? 16 ग्राम। बताओ नाइट्रोजन का मोलर मास कितना हो गया? 14 ग्राम्स। सल्फर का कितना हो गया? 32 ग्राम्स। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब जब आप किसी एलिमेंट का मोलर मास निकालोगे तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसके एटॉमिक मास के आगे क्या लगाना है? सिर्फ ग्राम। जैसे आयरन का एटॉमिक मास होता है 56, तो आयरन का मोलर मास कितना होगा? 56 ग्राम्स। किसी को डाउट है इसके अंदर? क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अब मैं इसको समराइज करता हूँ। मैं किसी भी एटम के लिए, मान लो ऑक्सीजन के लिए बात कर रहा हूँ, तो मैं इसके लिए 3 चीज़ें लिख सकता हूँ। एक 16 AMU और एक 16 ग्राम। क्या आप मुझे इन तीनों में डिफरेंस बता सकते हो? बताओ 16 क्या है? 16 क्या है? इसका रिलेटिव एटॉमिक मास। समझ पा रहे हैं? बताओ 16 AMU क्या है? वेरी गुड।
इसको आप एटॉमिक मास नहीं बोलकर आप इसे बोलो मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। एक ऑक्सीजन एटम के मास को हम कितना बोलते हैं? 16 AMU। इसको हम क्या बोलेंगे? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। कोई डाउट है किसी को? कर सकते हैं चीज़ हम लोग। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहले आप ये लिखें कि मोलर मास, एटॉमिक मास, रिलेटिव मास में क्या डिफरेंस होता है, और मेन चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। एक ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको यूज़ करना आपको आना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तभी आप इनसे डील कर सकते हो, वरना आप डील नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं लिखना पड़ेगा, मतलब डेफिनेशन जो काम की नहीं वो छोड़ सकते हो, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर लिखो। ये तो अभी चलो मोल है, बाकी चैप्टर्स में तो आपके बहुत काम की चीज़ आप लिखने वाले हो। एक मोल का मास है ना ग्राम में, तो अगर एक मोल का मास ग्राम में है तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम पर। जैसे डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है? मास, मतलब डेंसिटी को और बेसिकली डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? एक यूनिट वॉल्यूम का मास। तो यूनिट वॉल्यूम का मास है तो मास पर वॉल्यूम मतलब ग्राम पर ml या ग्राम पर लीटर या फिर ग्राम पर मिलीलीटर, आप उसकी यूनिट बोलते हो, तो उसी तरह से डिफाइंड होती है। चलिए दूसरा टर्म मॉलिक्यूलर मास, वो आप सभी जानते हो, मेरे को डिटेल में बताने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बस हल्का सा आइडिया ले लेते हैं। तो एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट हैं, सबके एटॉमिक मासेस का आप सम कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? उसका मॉलिक्यूलर मास। तो मैं फिर से एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे SO3। तो SO3 के लिए हम 3 वैल्यूज लिख सकते हैं, 80 U और 80 ग्राम्स। बताओ 80 क्या है इसका? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। 80 U, वेरी गुड, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। और 80 ग्राम फिर से क्या हो गया इसका? मोलर मास। सही है। अच्छा, कई बार क्या होता है, ये तो है आपको कंपाउंड की शक्ल पता है, कई बार वो कंपाउंड की या एलिमेंट की शक्ल पता नहीं होती है और उसके मोलर मास को आपको यूज़ करना होता है, बट वो मैं भी आगे यूज़ करवा रहा हूँ थोड़ी देर के बाद, अभी यूज़ नहीं करवाता हूँ, है ना, क्योंकि फिर मज़ा नहीं आएगा उस क्वेश्चन को करने का। चलो आगे चलते हैं, सीखते हैं मोल्स के बारे में, मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट बहुत सिंपल है। बताओ वन मोल क्या होता है? व्हाट इज़ वन मोल? वन मोल की एक टेक्निकल डेफिनेशन होती है, अगर आप लोगों को पता हो। ये तो आप सभी को पता है कि वन मोल क्या होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या यूनिट्स। ये तो सब जानते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ, बहुत रेयर है कि आपसे पूछ ले, बट स्टिल कहीं ना कहीं यहाँ पे काम में आ सकता है। वन मोल क्या होता है? वन मोल इज द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, quantity of a substance which contains as many particles as present in 12 gram of carbon 12 atom। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है कि जितना, एक्चुअली 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम का मतलब कितना हो गया? 1 मोल कार्बन हो गया। तो इसको डिफाइन ऐसे किया गया है कि वो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, उसमें उतने ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं जितने 12 ग्राम ऑफ किस में प्रेजेंट होते हैं? कार्बन 12 में प्रेजेंट होते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, इससे फ़र्क पड़ता है। अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता है तो बहुत फ़र्क पड़ता है। इसमें आपको एक क्वेश्चन करवाऊँ। क्वेश्चन इज इफ 1/6 इज टेकन instead of 1/12 of carbon 12 atom as the standard value, then what will be the change in molar mass of oxygen? हाँ भाई, लगाएं दिमाग और आंसर दें। ऐसा क्वेश्चन आपने थोड़ी देर पहले भी किया था। चलिए आंसर है नो चेंज। ये क्या हो गया? यहाँ तो हाफ और डबल हो रहा था, नो चेंज कैसे आ गया? अगर मैं आपसे पूछता ना एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, तो आपका आंसर सही होता। तो आपका आंसर बिल्कुल सही होता
ये भाई क्या होता, वो अभी किया था ना 1/3 वाला, 1/3 हो गया था, है ना, पर वो एटॉमिक मास था। ये कौन सा मास है? मोलर मास है। बताओ मोलर मास क्या होता है? मोलर मास ये क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, यानी मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इनटू Na। सही है। चलिए, तो इतना तो आप समझ चुके हो, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि हमने लिखा था रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, वो था मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम डिवाइडेड बाय 1/12। अब वो 1/12 की जगह 1/6, जिसको 1/12 में बदलने के लिए हमको इसको 2 × 1/12 लिखना पड़ेगा, तो ये पुराना एटॉमिक मास हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है कि ऑक्सीजन का नया एटॉमिक मास पुराने का आधा हो चुका होगा। अब बात आती है इसकी, बताओ Na क्या होता है? Na 1 मोल के बराबर है, और 1 मोल किसके बराबर है? 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 है। समझ में आ रहा है? अब बताओ, जब आप कार्बन 12 के लिए मतलब जब वैल्यू 1/6 ले रहे हो, तो कार्बन का मोलर मास क्या हो चुका होगा? आधा। तो अब 12 ग्राम में उसके कितने मोल हो चुके होंगे? नहीं समझे मेरी बात? वापस सुनो। आपने बोला था कि 1 मोल क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स एज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। जैसे ही आपने इसको 1/6 किया, देखो ऑक्सीजन का मास आधा हो गया, कार्बन का भी तो आधा होगा। बताओ अब ऑक्सीजन कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो चुका होगा? 6। बताओ 12 ग्राम में से कितने मोल्स आएंगे? 2 आएंगे। तो यहाँ पर मोल्स Na की जगह वो कितना बन चुका होगा? 2Na। समझ पा रहे हो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? अगर आपको ये नहीं पता है तो उसको टच भी नहीं कर सकते। समझ रहे हो? AIEEE 2004 ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आज 15 इसलिए वापस रिपीट हो सकता है और फिर से इसमें कई लोग गलती करेंगे। एटॉमिक मास चेंज होगा लेकिन मोलर मास चेंज, क्योंकि जितना डिक्रीज एटॉमिक मास में होगा उसी के प्रोपोर्शन में इंक्रीज किस में हो जाएगा? मोल्स में। और इसका मोलर मास फिर से क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। तो इनका आप ज़रूर ध्यान रखें। ऐसे क्वेश्चंस छोटे छोटे हैं लेकिन ये आपसे पूछे जा सकते हैं। कोई डाउट किसी को? समझ में आ गया? हाँ ना तो बोल दो। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो फिर चलते हैं आगे, वापस से आते हैं मोल कंसेप्ट पे। आप लोगों ने मोल्स कैलकुलेट करने के 3 बेसिक फॉर्म्स सीखे हैं। एक मास से, एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, और एक वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP से। सीखा है आप लोगों ने? बताओ किसी की सब्सटेंस के मास से उसके मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं? उसको डिवाइड करते हैं उसके मोलर मास, है ना। वो फॉर्मूला भूल जाओ, मास अपॉन मोलर मास। ऐसे नहीं, मास दिया है ना, मास से मोल्स निकालना है तो उसको डिवाइड कर दो मोलर मास से। और बताओ मोल से मास निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास। सिमिलरली अगर आपको किसी के नंबर ऑफ पार्टिकल से उसके मोल्स निकालने हैं तो कर दो डिवाइड बाय Na, और मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो इनटू Na। सिमिलरली यहाँ अगर आपको वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP से मोल्स निकालने हैं तो डिवाइड बाय 22.7। अगर STP बोल दिया तो क्या करोगे? डिवाइड बाय 22.7। लेकिन अगर उसने STP जगह बोला वॉल्यूम एट 1 ATM एंड 273 केल्विन, तब आप क्या यूज़ करोगे? 22.3। डिफरेंस पता है सब लोगों को? STP क्या होता है? 1 बार और 273। वैसे है ना, STP होता है 1 बार प्रेशर और कोई भी एक फिक्स टेम्परेचर, कोई भी। मोल कंसेप्ट में उस टेम्परेचर को हम कितना लेकर चलते हैं? 273। वहीं आयनिक इलेक्ट्रोथर्मो में उस टेम्परेचर को हम 25 डिग्री लेकर चलेंगे। तो STP का टेम्परेचर फिक्स नहीं होता, भी एक फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए। फिक्स क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 बार। तो जब 1 बार यूज़ करोगे तब वैल्यू आती है 22.7। जब 1 ATM यूज़ करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 22.4। किसी को डाउट है? अगर आपको मोल से वॉल्यूम निकालना है तो आप इनटू क्या कर दोगे? 22.7, है ना। ये लीटर्स में है वैल्यू, तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। तो ये बेसिक फॉर्म है, आपको सबको आपस में रिलेट करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे बोलूँ, क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड
बाय 4.6 ग्राम N2O4 गैस at 1 atm and 273 केल्विन। बताओ। ये वर्बल क्वेश्चन है, आपको लिखना नहीं पड़ेगा अगर आप ध्यान से देखें तो। 2 पॉइंट और सोचो। देखो बिना पेन उठाए आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। 1.12 लीटर। चलिए ध्यान से देखें, कुछ नहीं करना, बहुत आसान होता है। आप क्या फॉर्मूला बेस्ड चल रहे हो इसलिए भूल जाओ सारे फॉर्मूले। मास है, क्या निकालना है मास से? वॉल्यूम। तो मास से निकालने पहले मोल निकालना पड़ेगा। बताओ मास से मोल निकालने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड बाय मोलर मास। तो डिवाइड करो 4.6 अपॉन 92, ये बन गया 1/20। 46 टू द 92 होता है। और अब वॉल्यूम से क्या निकालना, मोल से क्या निकालना है? वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम निकालना है 1 atm 273 पर, इंटू 22.4 कर दो, आंसर आ गया 1.12 लीटर। क्वेश्चन खत्म। कर सकते हैं। मैं आपसे पूछूं मास ऑफ 896 लीटर ओजोन एट 1 atm एंड 273 केल्विन। हल्के हल्के क्वेश्चन है, हल्के हल्के। सॉरी 896 मिलीलीटर है, लीटर नहीं। सॉल्व करें, देखें नहीं तो आप लिखोगे नहीं। जिन लोग को नहीं आ रहा है उनकी बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे आ जाएगा सब। मास ऑफ 896 मिलीलीटर ओजोन O3 एट 1 atm एंड 273 केल्विन। वन 9 वेरी गुड, गलत है। हाँ 1.92 ग्राम्स। गलती देखो अपनी। वन 1.92। देखो आपको चीज़ें आती है, आप गलतियां करते हो, उन गलतियों के ऊपर फोकस करें। आज कर ली, उसको दोबारा मत करना। अपनी गलतियों को ना हाईलाइट करो। हम जनरली गलतियों को छुपाते हैं। तो आपसे कभी भी क्लास में पेपर में कोई गलती हो तो अपने को 4-5 अच्छी वो सबसे फेवरेट गाली दिया करो जो आपको सबसे अच्छी लगती हो, ताकि क्या आपको याद रहे कि हाँ मैंने ये गलती की थी। आप अपनी गलती हाईलाइट करोगे तो अगली बार नहीं करोगे। आपने गलती की है, ये मिलीलीटर में है, आपने इसको 22.4 से डिवाइड कर दिया, वो तो लीटर में होता है। तो ये दिख रहा है आपको कि वॉल्यूम से मास तक पहुंचना है, पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। सो 896 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना? 22,400। मैंने वॉल्यूम को लीटर से कैसे बदला है? मिलीलीटर, क्योंकि ये भी मिलीलीटर में है तो ये भी मिलीलीटर में। आगे मोल्स, मोल्स इनटू मोलर मास, क्या मिल जाएगा? मास। क्वेश्चन खत्म। कर सकते हैं? कोई डाउट है किसी को? चलिए यहाँ आते हैं, इसके ऊपर स्पेसिफिक फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ कई बार आप गलतियाँ करते हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ से डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट करने के लिए हम एक अलग तरीके से कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये जो मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, ये सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेगा, आपके और भी कई जगह पर काम में आने वाला है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, एक क्वेश्चन पहले देखता हूँ आप कर सकते हो नहीं। जैसे मैं आपसे पूछूँ कि बताओ मास ऑफ कार्बन इन, लेट्स से, नहीं कार्बन नहीं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, इन 19.6 ग्राम H2SO4, आप मुझे बताओ कितना आएगा? 19.6 ग्राम में ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 19.6 ग्राम H2SO4 में ट्राई करो। चलिए, तो दो आंसर्स आए। 12.8 ग्राम बिल्कुल सही है,
लेकिन देखिए टाइम लगा। मैं जब आपको मेथड सिखाऊंगा ना उससे इसमें बिल्कुल भी टाइम लगेगा, आप वर्बली सॉल्व कर दिया करोगे। तो ध्यान से सुने और समझें, इसको तो सॉल्व बाद में करेंगे। अभी मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ जिससे हम नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मास सब कुछ कैलकुलेट कर लिया करेंगे, है ना। देखो मेरे पास एक मॉलिक्यूल H2SO4 है, मान लो। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। अच्छा बताओ एक मॉलिक्यूल H2SO4 में कितने हाइड्रोजन एटम हैं? तो मैं यहाँ पे साइन यूज़ कर रहा हूँ ये वाला, ये इक्वल का साइन नहीं है, ऐसा बोल रहा है एक मॉलिक्यूल H2SO4 में कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं? 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। बताओ कितने सल्फर होते हैं? 1 सल्फर एटम होता है। और कितने ऑक्सीजन होते हैं? 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? अब अगर मैं एक मॉलिक्यूल की जगह Na मॉलिक्यूल्स ले लूँ, कितने ले लूँ? तो बताओ Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 में कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे? एक साथ आवाज आनी चाहिए तभी समझ। 2Na हाइड्रोजन एटम्स होंगे। किसी को डाउट है? सल्फर कितना होगा? Na। और ये कितना होगा? 4Na ऑक्सीजन एटम्स। सही है। बताओ क्या मैं Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 को 1 मोल H2SO4 बोल सकता हूँ? बोलो हाँ, बोल सकता हूँ ना। बताओ 2Na को कितना बोल सकता हूँ? 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स। बताओ Na को क्या बोल सकता हूँ? 1 मोल। और 4 मोल ऑक्सीजन। क्या सही है? अब आप फर्स्ट और थर्ड लाइन को कंपेयर करो। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट बनता है, लिखवा नहीं रहा हूँ, समझो आप खुद अपने आप से। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होंगे, एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होंगे उसके मोल में उतने ही उन एटम्स के क्या होंगे? मोल्स होंगे। अगर एक मॉलिक्यूल H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है तो 1 मोल H2SO4 में 2 मोल हाइड्रोजन होगा। अगर एक मॉलिक्यूल H2SO4 में 4 ऑक्सीजन एटम है तो 1 मोल H2SO4 में 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अगर आपको समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर सकते हो। बताओ 19.6 ग्राम H2SO4, इसके मोलर मास से डिवाइड करो 98, ये कितना बन जाएगा? 0.2 मोल H2SO4। क्या सही है? बताओ 1 मोल H2SO4 में कितना ऑक्सीजन होगा? तो बताओ 0.2 मोल में कितना होगा? 0.2 इंटू 4 मोल ऑक्सीजन होगा ना। तो देखो 0.8 मोल ऑक्सीजन। बताओ मोल से मास निकालने के लिए क्या करते हैं? इनटू मोलर मास। क्या करते हैं? इनटू मोलर मास। बताओ ऑक्सीजन का मोलर मास 16, यहाँ पर एक O है। O2 होता तो कितना लिखता? 32। तो देखो 0.8 इंटू 16, आंसर कितना आ गया? 12.8 ग्राम्स। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो काम की चीज़ क्या है? एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होंगे उसके 1 मोल में उतने ही क्या होंगे? उन एटम्स के मोल्स भी होंगे। डाउट है? आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो, लिखना चाहो तो शुद्ध हिंदी में व्हाट्सएप वाले लैंग्वेज लिख लो। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम होंगे उसके 1 मोल में उतने ही उन एटम्स के क्या होंगे? मोल्स भी होंगे। तो इससे क्या होता है? हमारी कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाती है और कन्फ्यूजन के पॉइंट्स थोड़े से कम हो जाते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो बस मैं चाहूँगा कि आप एक बार सॉल्व करके देख लो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन 34.2 ग्राम शुगर। आपको अपना आंसर Na के टर्म्स में देना है। किसके टर्म्स में देना है? शुगर का फॉर्मूला पता है सबको? बताओ। C12H22O11 सबको पता है। और शुगर का मोलर मास होता है 342। आपको नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप बताने, यानी आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों के अलग अलग एटम्स बताने की कार्बन कितना होगा, हाइड्रोजन कितना होगा और ऑक्सीजन कितना होगा। ट्राई करो, देखो फिर इसको डिस्कस करते हैं। क्या है आंसर? सबका आ गया? देखो आप इसी कंसेप्ट को यूज़ करो, बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देखो इसका मास है 34.2 ग्राम, ठीक है। जिनका आंसर नहीं है ध्यान से देखना। 342 मोलर मास से डिवाइड कर दिया, आपके पास 0.1 मोल शुगर है, C12H22O11। अब हम इस कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं।
बताओ एक मॉलिक्यूल शुगर में या एक मोल शुगर में 12 मोल कार्बन होगा, 22 मोल हाइड्रोजन होगा और 11 मोल, तो बताओ 0.1 मोल में कितना होगा? जितना नंबर है उससे मल्टीप्लाई करते जाओ। तो इसमें 1.2 मोल क्या होगा? कार्बन। 2.2 मोल क्या होगा? हाइड्रोजन। और बताओ 1.1 मोल क्या होगा? ऑक्सीजन। मोल का मतलब Na। तो बताओ इसमें कितने कार्बन हो गए? 1.2 Na। इसमें कितने हो गए? 2.2 Na। और इसमें कितने हो गए? आसान था। चलिए एक और क्वेश्चन छोटा सा। कैलकुलेट द मास ऑफ H3PO4 which contains, अब मैं उल्टा कर रहा हूं, let's say 1.6 Na ऑक्सीजन एटम्स। तो आपको H3PO4 का वो मास बताना है जिसमें 1.6 Na ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। थर्टी 39 हाँ हो गया। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा है। अगर आप नॉर्मल मेथड से करोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ देखो, बताओ क्या मैं 1.6 Na को 1.6 मोल ऑक्सीजन एटम्स बोल सकता हूँ? बोलो, इसमें किसी को डाउट है? अब फिर से वही कहानी, अगर मैं 1 मोल H3PO4 ले लूँ तो बताओ उसमें कितना ऑक्सीजन होगा? 4 मोल ऑक्सीजन होगा। अब हमें ऑक्सीजन से H3PO4 निकालना है। उल्टा चलो, बताओ 4 मोल ऑक्सीजन 1 मोल H3PO4 में होता है। बताओ 1 मोल ऑक्सीजन कितने H3PO4 में होगा? 1/4 मोल होगा। तो बताओ आपके पास कितना है? 1.6 मोल। कितने में होगा? 1/4 इंटू 1.6 दैट इज 0.4 मोल। आपके पास 0.4 मोल H3PO4 है और आपको इसका मास निकालना है। तो 0.4 इंटू इसका मोलर मास 98। आंसर कितना आ जाएगा? 39.2 ग्राम्स। कर सकते हैं? किसी को डाउट है? समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो पूछ लेना, ठीक है? मैं चेहरे पढ़ सकता हूँ वैसे तो, बट स्टिल आप अपनी तरफ से इनिशिएट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं आगे होकर आपसे नहीं बोलने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ूँ। इस तरह क्वेश्चन से डील कर लोगे? ये देखो, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। वैसे आपको आने चाहिए, बट स्टिल मैं आपको हल्का फुल्का आइडिया दे रहा हूँ, बाई चांस ऐसा कुछ मिल जाए आपको। तो ये एक एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है ZXA। Z उसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है और न्यूट्रल एटम के लिए वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। A मास नंबर होता है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स का सम, और प्रोटॉन क्योंकि एटॉमिक नंबर के बराबर है Z, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं A माइनस Z से। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। जैसे मान लो हम थोड़ा सा एक तो एग्जांपल लेके देख लेते हैं। आपके पास 8O17 है ऑक्सीजन का आइसोटोप, एक आपके पास है C14O2, ठीक है।
और एक आपके पास है मान लो H2O, सिंपल। मुझे इन सब में न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो क्या करते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और एक PO4 3- और ले लेते हैं, या NH4+ ले लो, ऐसे ही कैलकुलेशन के हिसाब से। बताओ प्रोटॉन्स कितने? 8। जल्दी। इसको बोलते हैं प्रेशर। 22। 6 कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन कितना होता है? 8। 8 2 ज़ा 16 + 6 22। 10 हो गया ना। प्रोटॉन क्या होगा? एटॉमिक नंबर इसका 1 है तो 2 प्लस इसका 8 होता है तो 8 + 2 10। सही है। 11। 7 + 4 11। कोई डाउट? हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन्स 8। 7 - 8 क्या कर रहे हो? वो तो न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है ना, जितने प्रोटॉन्स उतने। ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, प्लस चार्ज है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया होगा तो 10। हाँ भाई, न्यूट्रॉन्स मास नंबर माइनस। बड़ा बहुत लंबा चलेगा। 14 - 6 8 है ना। और ऑक्सीजन कुछ नहीं दिया तो 8 और 16 मान के चलेंगे। 16 - 8 8। 8 3 ज़ा 24। न्यूट्रॉन्स समझ में आ गए? 8 क्यों? हाइड्रोजन क्या होता है? 1H1 और ऑक्सीजन क्या होता है? 8 और 16। 1 - 1 0, हाइड्रोजन तो गया भाड़ में। 16 - 8, ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन है। चार्ज आने से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई फर्क किस पे पड़ता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पे। कर सकते हैं? तो चलिए, अगर आप ये कर सकते हैं तो फिर एक छोटा सा क्वेश्चन और सॉल्व करें। छोटा सा ही है, एक ही क्वेश्चन करते हैं बस, पर सोचना पड़ेगा आपको। यू हैव टू कैलकुलेट मास ऑफ CO3 2- which contains 0.2 Na electrons। या 0.3 Na कर लो। चलो, आपको इसका वो मास बताना है कार्बोनेट आयन का जिसके अंदर 0.3 Na इलेक्ट्रॉन्स हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, बस इसीलिए हम इनको कवर कर रहे हैं। इसको कॉपी करो, फिर इसके बाद मूव करते हैं अगले टॉपिक पर जिसका नाम है एवरेज मोलर मास। वो इंपॉर्टेंट है, वो आपके आगे तक चैप्टर्स के अंदर यूज में आता है। नाइन बाय 60 ग्राम्स, ये आपका आंसर है। 16 ग्राम्स। ओके, चलो चेक करते हैं। ये तो लिख लिया ना आप लोगों ने? नहीं लिखा? ये उड़ा दूं? चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। CO3 2- इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा है, तो पहले तो आप एक CO3 2- आयन देखो, है ना। मैं वही कंसेप्ट यूज करूंगा, वो वाला मोल वाला, ठीक है ना। ध्यान से देखना, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8। 8 3 ज़ा 24 + 6 30। 30 + 2, एक CO3 2- में 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है क्या? तो बताओ एक मोल में कितने होंगे? हर जगह एप्लीकेबल है। कितने हो जाएंगे? 32 Na या फिर 32 मोल्स, जो आप लिखना चाहो वो आपकी इच्छा है? तो 32 मोल लिख लेते हैं। चलो, चाहिए। अच्छा, तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 0.3 Na। क्या मैं इसे 0.3 मोल इलेक्ट्रॉन्स लिख सकता हूँ? तो अब देखो, 32 मोल इलेक्ट्रॉन है एक मोल में। बताओ एक मोल इलेक्ट्रॉन कितने में होंगे? 1/32 मोल होंगे। तो बताओ आपके पास कितने हैं? 0.3 मोल। ये कितने में होंगे? 1/32 इंटू 0.3। नीचे मत कर देना, 0.3 से मल्टीप्लाई। तो ये बन गया 3/320 मोल
कार्बोनेट आयन, लेकिन आपको इसकी मोल नहीं बताना है, क्या बताना है? तो बताओ 3/320 इंटू इसका मास 16 3 48 प्लस 12 60। तो सॉल्व कर लो 18/32 जो कि कितना आ जाएगा 9/16 ग्राम्स। सही है, कर सकते हैं ना? समझ में आ रहा है? तो छोटे छोटे क्वेश्चन से आप बड़ी आसानी से खेल सकते हो अगर आपको ये चीज़ पता है कि एक मोल में जितने एटम, जितने इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन, जितने न्यूट्रॉन्स होंगे एक एटम में या एक मॉलिक्यूल में, उतने ही उसके एक मोल में क्या होंगे, उनके मोल्स भी होंगे। तो ये कंसेप्ट से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मास निकाल सकते हो, मोल्स निकाल सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हो। चलिए, तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें सिखाने के बाद अच्छा एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन रह गया जो मैं पहले करवाना चाह रहा था, तो आओ उससे भी मिल लेते हैं। कई बार आपको छोटे छोटे ना लैंग्वेजेस लिखी हुई मिलती है, जैसे आपसे कभी कभी वो बोल देता है ग्राम एटॉमिक मास, या फिर वो बोल देता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये दोनों ही चीज़ें मोलर मास को डिनोट करती है। किसको डिनोट करती है भाई? मैंने आपको सिखाया था। बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। बताओ ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 16 ग्राम। यही तो डिफरेंस होता है। तो मोलर मास लिखते टाइम आपने क्या किया, एटॉमिक मास के आगे ग्राम लगा दिया, इसलिए उसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोल देते हैं। फिर डाउट? ऐसे आपको एक और टर्म देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, या फिर क्या बोलेगा, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। ये दोनों ही चीज़ें किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ मोल्स। किसके बराबर होती है? अब ये आप खुद समझ लेना कि अगर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बोला है तो ऑब्वियसली किसके लिए बोल रहा होगा? एटम्स के लिए। और नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स बोल रहा है तो वो किसके लिए बोल रहा होगा? जैसे मैं आपसे बोलूं 5 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, तो बताओ कितने नाइट्रोजन एटम हुए? एक कैसे हुआ? 5 मोल्स या 10 मोल्स? कंफ्यूजन? 5 मोल, 5 मोल। अच्छा मैं लिखूं 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो दोनों में डिफरेंस आपको क्या दिखता है? बताओ, कुछ डिफरेंस है क्या? भाई देखो ये नंबर ऑफ ग्राम, तो 5 ग्राम एटम्स का मतलब क्या हो गया? ये तो हो गया 5 मोल n एटम्स बोला ना आपने। ये क्या होगा? 5 मोल n2 यानी 10 मोल n। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो आपको कोई बताने नहीं आएगा, वो खुद को समझ में आना चाहिए। 5 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन बोला है, एटम्स बोल दिया तो मतलब n की बात कर रहा हूँ, और 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स बोला है तो n2 की बात कर रहा हूँ। अच्छा मैंने आपसे बोला 5 मोल नाइट्रोजन, अब इसका मतलब 5 मोल n या 5 मोल n2? हाँ 5 मोल n2, सिर्फ नाइट्रोजन बोला है, एटम्स मॉलिक्यूल कुछ नहीं बोला, तो आप n2 लोगे। क्या लोगे? समझ रहे हो मेरी बात? ये ना छोटे छोटे डाउट्स होते हैं जो कभी ना कभी रह जाते हैं, इसलिए मैं इन चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए ये सब सीखने के बाद मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप उसे सॉल्व कर दोगे। ऐसा क्वेश्चन बहुत पहले जेईई एडवांस में पूछा गया था 93 के अंदर, उसके बाद दोबारा से कभी टाइप रिपीट नहीं हुआ है, तो बाई चांस हो सकता है आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लें। क्वेश्चन बड़ा ये आसान है। क्वेश्चन इज कि मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट X is 3.33 into 10 to the power minus 24 grams। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ X in 20 kg of it।
क्वेश्चन आपके सामने, लैंग्वेज आपके सामने, ट्राई करें। आपने कर दिया मतलब आपको पिछला सारा सब कुछ समझ में आ चुका है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपके लिए टाइप है, ध्यान रखना, बट ये इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करो। कितना आंसर? 166 इंटू 10 टू द पावर 2, 20, 10, 2, 20, 10,000। आंसर वुड बी 10 टू द पावर 4। करेक्ट डिस्कस? चलिए ध्यान से देखें क्या कह रहा है। ये आपके पास एक एलिमेंट है, उसका मास दिया हुआ है आपको 3.33 10 टू पावर -24 ग्राम। आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। बताओ नंबर ऑफ ग्राम एटम्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। बताओ नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? उस सब्सटेंस का मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। बताओ मोलर मास किस में लिखा जाता है? यूनिट, ग्राम्स में। तो बताओ मास भी किस में लेना पड़ेगा? तो बताओ 20 kg को बदलो ग्राम्स में, सो 20,000 ग्राम्स। कोई डाउट? अब आपको यूज करना है मोलर मास। क्या आपको इस एलिमेंट का मोलर मास पता है? हम तो एलिमेंट ही नहीं जानते, कैसे बताएं? अब आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा। बताओ मोलर मास कैसे निकालते हैं? एक यूनिट के मास को ग्राम में लिखते हैं और उसे किससे मल्टीप्लाई करते हैं? सही है, आधा काम तो उसने कर दिया। देखो एक एटम का मास ग्राम में उसने दिया हुआ है, आपको सिर्फ इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? Na से। मोलर मास आ जाएगा? आएगा नहीं आएगा? तो बस यहाँ पे आप क्या कर दो, 3.33 इंटू 10 टू द पावर -24। Na को ले रहा हूँ 6, समझ सकते हो आप? अच्छा 3.33 को 10/3 लिख लूँ, ज़्यादा सही रहेगा। और 3 2 सा कितना होता है? 6। 10 टू पावर 23 से 10 टू पावर 23 गया, 20,000 अपॉन 2। आंसर कितना आ जाएगा? 10,000 मोल्स। अच्छा ये किया था आपने, चलो बढ़िया। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे। मोल कंसेप्ट से अगर क्वेश्चन आया तो इस तरह क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं एवरेज। ये उड़ा दो ना, एवरेज मॉलिक्यूलर मास और एवरेज एटॉमिक मास। चलिए तो देखें अगला टर्म, एवरेज मोलर मास। ये आप किसी भी एक होमोजीनियस मिक्सचर पे लगा सकते हो, एप्लीकेबल फॉर अ होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे आपके पास एग्जाम्पल हो गया मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स, उस पे लगा सकते हो, या फिर गैसेस। दुनिया की किसी भी गैस को किसी दूसरी गैस के साथ मिक्स कर दो, हमेशा मिक्सचर कैसा बनने वाला है? होमोजीनियस। गैसेस ऑलवेज फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस के ऊपर आप इसे अप्लाई कर सकते हो, सॉल्यूशंस के ऊपर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो कोई भी होमोजीनियस मिक्सचर हो, अलॉयज पर आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अलॉयज में क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स भी हो सकती है, एक मेटल और बाकी नॉन मेटल भी हो सकती है। तो उस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? अलॉय। उस पर भी आप इस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो मैं गैस का एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ। मान लो मेरे पास एक गैसियस मिक्सचर है, ठीक है। इस गैसियस मिक्सचर में लेट्स से दो गैसेस हैं, गैस 1 और गैस 2। तो हम अगर इस गैसियस मिक्सचर का मोलर मास निकालें तो ना तो वो गैस 1 के मोलर मास के बराबर होगा, मान लो M1 है, और ना ही वो गैस 2 के मोलर मास के बराबर होगा। वो डिपेंड करेगा कि इस मिक्सचर में इस गैस का परसेंटेज कितना है, इस गैस का परसेंटेज कितना है। दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलाकर हम उसका क्या निकालते हैं? एवरेज। तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। किसी भी मिक्सचर के लिए अगर आपको एवरेज मोलर मास निकालना है तो एक बेसिक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, दिस इज कॉल्ड W टोटल अपॉन N टोटल। यहाँ पे W टोटल क्या होता है? इसे हम कहते हैं टोटल मास। क्या बोलते हैं?
और ये क्या होता है, टोटल मोल्स। समझ पा रहे हैं? तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, इस गैस का मोलर मास है m1, इस गैस का मोलर मास है m2। मान लो इस मिक्सचर में इन दोनों गैसेस के मोल्स हैं n1 एंड n2, सही है? बताओ इस गैस का मास कितना होगा? भाई मोल्स से मास निकालना है, इनटू मोलर मास, m1 इंटू n1। बताओ इस गैस का मास कितना होगा, m2 इंटू n2। बताओ m एवरेज कितना आ जाएगा, m1 n1 प्लस m2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। कर सकते हैं? तो ये आपके पास किसी भी एक होमोजेनियस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास निकालने का तरीका आ गया। इसको आप आइसोटोप पे भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास बोरोन है, ठीक है, बोरोन के दो आइसोटोप्स होते हैं, B10 एंड B11 होते हैं, ठीक है। इस मिक्सचर में बोरोन का जो मोल परसेंट है, तो देखो कई बार तो मोल परसेंट बोल देगा, या कई बार आइसोटोप के लिए टर्म यूज करता है परसेंटेज अबंडेंस। क्या यूज करता है? उसको आप मोल परसेंट लेकर चलें। तो मान लो इसका मोल परसेंट है 20, बताओ इसका कितना होगा? 80। टोटल तो 100 ही होना है। बताओ क्या आप मुझे बोरोन का एटॉमिक मास बता सकते हो? तो कैसे बताएंगे? m1 इंटू n1, देखो इसका मोलर मास है 10, तो क्या लिखोगे? इसका जो एवरेज एटॉमिक मास होगा दैट विल बी इक्वल टू 20 इंटू 10 प्लस 11 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100। तो सॉल्व कर लो, 10.8 है ना, 880 प्लस 200 1080 डिवाइड बाय 100, 10.8 आपको अपना आंसर कर सकते हैं। गैसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलो चेंज करते हैं थोड़ा सा। मान लो आपके पास एक गैसियस मिक्सचर है, उस मिक्सचर में दो गैसेस हैं, एक है O2 और दूसरी है O3 है। इस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास 40 है। कितना है? 40। बताओ O2 और O3 का मोल परसेंट कितना होगा? O2 का भी निकालना है, O3 का भी निकालना है। आप करोगे, मैं बताऊं? चलो एक बार आप ट्राई करो, फिर इसमें और वेरिएशंस देखेंगे। वन इज टू। चलो देखो, इसको लिखना, लिख लेना। देखें बड़ा सिंपल है। इस बार आपको इसका एवरेज मोलर मास दिया है और मोल परसेंट निकालना, तो एक का मास मान लो x, तो इसका कितना हो जाएगा? 100। टोटल तो 100 ही होने वाला है। लगा दो फॉर्मूला, एवरेज मोलर मास विल बी इक्वल टू m1 n1 32x प्लस m2 n2 48 इंटू 100 माइनस x अपॉन n1 प्लस n2 की वैल्यू 100। यहाँ से सॉल्व कर लो, x आ जाएगा 25, मतलब ये होगा 25% और ये कितना होगा? 75%। सही है? इसमें दिखता है, देखो ये 40 आया ना, ये होता है 32 और ये होता है 48। जिसके ज़्यादा क्लोज होगा, है ना, जिसके एक सेकेंड ये तो 1:2 बनाना चाहिए। फिर ये 50 आ रहा है क्या x? क्या ये 50 आ रहा है क्या? कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, 25 तो 1:1 आएगा। सही है, हाँ 1:1 आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है कहीं ना कहीं आपसे। देखो 4000 इज इक्वल टू 32x प्लस 4800 माइनस 48x, ये बचा -16, इधर भेज दो तो 16x इज इक्वल टू 800, या x की वैल्यू 50 आ रही है। 25 कैसे आ गया आपका? ये 50% आएगा। अच्छा, मुझे क्यों क्लिक किया ऐसा? देखो अगर ये 25% होता तो मोलर मास 32 की तरफ जाता, ये 75% होता है ना, तो मोलर मास मतलब जो ज़्यादा है मोलर मास उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अभी आप देखो मोलर मास एग्जैक्ट बीच में आ रहा है, 32 प्लस 48/2 40 होता है। इसका मतलब ये तो पक्का है कि दोनों का 1:1 का रेशियो होना चाहिए। अदरवाइज जिसका रेशियो ज़्यादा होगा एवरेज मोलर मास उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर मान लो ये 1:3 होता तो मोलर मास 48 की तरफ जाता, 44, 45, 46 ऐसा कुछ होता। समझ पा रहा हो मेरी बात को? तो ये ध्यान रखना, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। कई बार वो आपको मोलर मास नहीं देकर वेपर डेंसिटी दे देगा। क्या दे देगा? क्या आप वेपर डेंसिटी जानते हैं? क्या होती है वेपर डेंसिटी? वेपर डेंसिटी एनीवन?
मॉलिकुलर मास बाय 2, उसके अलावा वो तो उसका फॉर्मूला है। अगर आपको वेपर डेंसिटी की बेसिक डेफिनेशन नहीं पता तो आपका गेम हो सकता है एग्जाम में, इसलिए लिख लो और याद रखना इंपॉर्टेंट है। वेपर डेंसिटी क्या होती है? किसी भी गैस की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ अ गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। सेम प्रेशर या सेम टेम्परेचर लिख दो, प्रेशर की जरूरत ही नहीं है, हाँ प्रेशर लिखना पड़ेगा, सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो अगर सेम प्रेशर टेम्परेचर पर किसी गैस की डेंसिटी को अगर आप हाइड्रोजन की डेंसिटी से कंपेयर करो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर डेंसिटी। अच्छा, आप लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन तो सुना है? क्या होता है? PV इक्वल टू NRT। आपने उसका डेंसिटी फॉर्म सुना है? तो आइडियल गैस इक्वेशन का डेंसिटी फॉर्म क्या होता है? डेंसिटी फॉर्म होता है PM इज इक्वल्स टू DRT। आप इसे डर्टी PM के नाम से याद रख सकते हो, या PM डर्टी, जैसे भी बात करना चाहो, ट्रिक है याद रखने की। तो डर्टी PM से आपको याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। अब देखो, मैंने वेपर डेंसिटी कैसे डिफाइन की है? मैंने बोला डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर पे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बताओ, डेंसिटी ऑफ गैस को यहाँ से देखो, क्या मैं P इंटू मोलर मास ऑफ गैस अपॉन RT लिख सकता हूँ? अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन को क्या लिख सकते हैं? P इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन RT लिख सकते हैं ना? P बाई RT से P बाई RT गया। तो बताओ, जो वेपर डेंसिटी हो गई वो हो गई मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ, और ये तो गांव का बच्चा जानता है, कितना होता है? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसीलिए मोलर मास ऑफ गैस क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। सही है? ये तो आया एक गैस के लिए। अगर फॉर्मूले को आप एक मिक्सचर के लिए लगाओ तो बताओ उसका क्या मिलेगा आपको? एवरेज मोलर मास, यानी M एवरेज, वो किसकी को लग जाएगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। समझ पा रहे हैं आप? तो ये एक मिक्सचर के लिए फॉर्मूला है फॉर गैसियस मिक्सचर, और ये फॉर्मूला किसके लिए है? एक सिंगल गैस के लिए। इससे मैंने इसको बना लिया है। कोई डाउट है यहाँ तक? तो अब अगर इस क्वेश्चन में इसमें एक और टाइप आ गई, वो आपको मोलर मास देने की जगह वेपर डेंसिटी दे देगा, और फिर से मोल परसेंट या मास परसेंट कुछ भी पूछ सकता है। तो आओ एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। लिखें क्वेश्चन आप। ये बेसिक टर्म्स हैं जो आपको अच्छे से यूज़ करना चाहिए, ये आपके केमिकल इक्विलिब्रियम और गैसियस स्टेट में भी काम में आता है आगे। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ ईच गैस in a gaseous mixture containing N2 and O2 and having vapor density is equals to 50। तो आपके पास N2 और O2 का एक गैसियस मिक्सचर है, उसकी वेपर डेंसिटी 15 है। आपको उसके लिए मास परसेंट बताना है हर गैस का। क्या बताना है? पहले हम क्या निकाल रहे थे? मोल परसेंट। अब आपको क्या निकालना है? मास परसेंट। चलिए ट्राई करें, जब तक मैं अगले दूसरा क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ।
चलिए दोनों क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई करें, देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं। चलिए देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज को ट्विस्ट कर दिया है और उसमें कई लोगों के आंसर सही आए, कई लोगों के नहीं आए। देखिए कह रहा है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ ईच गैस। पहली बात तो आपको मास परसेंट निकालनी है, मोल परसेंट नहीं निकालना। जिन जिन का आंसर 50-50 आ रहा है वो मोल परसेंट है, मुझे चाहिए नहीं मोल परसेंट, मुझे तो क्या चाहिए, मास परसेंट। ठीक है, चलो वो सीखो आप कैसे निकालते हैं। मुझे लगा था आप कैलकुलेट कर लोगे, नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, ध्यान से देखना। आपके पास एक गैसियस मिक्सचर है, उस मिक्सचर में N2 है जिसका मोलर मास 28 होता है और उसी मिक्सचर में O2 है जिसका मोलर मास 32 होता है। आपको देखो इस मिक्सचर की वेपर डेंसिटी है 15, यानी इस मिक्सचर का मोलर मास 30 होगा। अब अगर आप ऑब्जर्व कर पाओ 28 + 32/2 60/2 कितना होता है, 30, ये एग्जैक्ट बीच में है। इसका मतलब इन दोनों गैसेस का जो मोल परसेंट होगा 50-50%, यानी मोल रेशियो 1:1 होगा। लेकिन आपको मोल रेशियो नहीं बताना, आपको तो क्या बताना है, मास परसेंट। कोई बात नहीं, क्या आपको मोल से मास निकालना आता है? कैसे निकालते हैं? मोल से मास इनटू मोलर मास। तो इसका मोलर मास कितना है, बोलाओ। तो 1 × इसका मोलर मास 28, इसका कितना होता है 32, रेशियो कितना आ गया 7:8। ये तो आ गया मास रेशियो। अगर परसेंटेज निकालना है तो बताओ N2 का मास परसेंट कितना होगा, मास ऑफ N2 अपॉन टोटल मास इंटू 100। इस तरह आप O2 का परसेंटेज भी निकाल सकते। किसी को डाउट है, समझ में आ रहा है? कोई डाउट पूछ लो। आपका आंसर नहीं आया क्योंकि तो मुझे पता है, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने आपसे शुरू में बोल दिया था कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं किसको आ रहा है, पर आपको आगे होकर पूछना पड़ेगा। अभी तो मैं पूछ रहा हूँ, वरना अभी आप अभी इन्वॉल्व नहीं होगे डिस्कशन में तो आगे दिक्कत आने वाली है। इस वाले में हाँ, एवरेज मोलर मास 30 है, टोटल मास 30 नहीं है। ये एवरेज मोलर मास है, टोटल मास नहीं है। टोटल मास मुझे पता भी नहीं है। चलिए इसका आंसर बताओ। नारे नाना 50-50, किसी ने आंसर दिया था इसका 50-50? नहीं पता, ट्राई नहीं किया, कर लिया नहीं किया तो करो, क्यों नहीं किया? जल्दी करो, जल्दी जल्दी। कैसे किया 50-50? हाँ बताओ। एक मिक्सचर है CO2 का और O2 का, एक मान लिया अलग है, और कह रहा है कि एक हाइड्रोजन का मिक्सचर है, मतलब कि दोनों हाइड्रोजन के एटम। हाइड्रोजन का मिक्सचर नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन एटम है। हाँ, और हाइड्रोजन एटम उसकी जो डेंसिटी है वो 19 टाइम्स है इसकी है। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज 19 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो ये इसका तो हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा दोनों का सम, मतलब सॉरी 19 × 32 मास हो जाएगा। तो इसका जो मिक्सचर है ना 19 × 32, 19 × 2 मास m/2 हो जाएगा। तो ये मिक्सचर है तो दोनों का सम हो जाएगा, तो m मान लिया मैंने /2 = 19 × डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। जो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन बनाएगी, एक सेकंड क्या बोला आपने? डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन बनाएगी। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन 1 कैसे आएगी? कौन बोला? मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। ऐसे थोड़ी होता है। 2 वेपर डेंसिटी 19 आ गई है। एम एवरेज हो गया 2 × वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी कितनी है 19, तो 9 × कितना आ गया 38। अब देखो मिक्सचर किस किस का है, CO2 और O2 का, और इसका मोलर मास आ रहा है 38। बोलो दिखाई दे रहा है? सही है। CO2 कितना होता है 44, O2 कितना होता है 32,
44 + 32 is 76, 76/2 38, तो दोनों का 50-50% होना चाहिए। सही है? चलिए वेरी गुड, ये आंसर गलत है। ये क्या हो गया? है कोई जिसमें गलती ढूंढ पाए? दी नहीं दी यहाँ पे? बताओ, मिसिंग है तो लाओ। चलिए समझें आपने क्या गलती की है, ये तो हो गया ना अपना। चलिए मैं आपको समझाता हूँ गलती क्या की है। क्वेश्चन लैंग्वेज को बड़े ध्यान से पढ़ें। उसने कहा है कि डेंसिटी ऑफ मिक्सचर अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 19 है। आपने डेंसिटी मान लिया, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये वेपर डेंसिटी तब होता जब ये DH2 होता। ये नयन, ये चक्षु, दोनों को खोल के देखो, यहाँ हाइड्रोजन एटम्स लिखा हुआ है, हाइड्रोजन नहीं लिखा हुआ। हाइड्रोजन लिखा होता तो उसकी वेपर डेंसिटी 19 होती और आपका ये आंसर बिल्कुल सही होता, लेकिन उसने यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स लिखे हैं। तो बताओ PM = क्या होता है? DRT। तो D मिक्सचर की आप लिखोगे P × M मिक्सचर अपॉन RT। बताओ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन की क्या लिखोगे? प्रेशर इनटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अपॉन RT। ये वैल्यू 19। बेसिक डेफिनेशन, फॉर्मूले सबको याद होते हैं, बेसिक डेफिनेशन में बहुत कम लोग फोकस करते हैं। P/RT से P/RT गया, तो बताओ मोलर मास ऑफ मिक्सचर अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन हो गया 19, और ये तो गांव का, तो ये 1 होता है। बताओ मोलर मास ऑफ मिक्सचर कितना हो गया? 19, और यहीं आते ही क्वेश्चन गलत हो गया। डेटा चेंज कर लें थोड़ा सा, भावना में बह गया मैं, क्योंकि ना CO2 है 44 और ये है 32, तो मोलर मास कभी भी इन दोनों से नीचे या ऊपर नहीं आ सकता। तो मेरी डेटा की गलती है, बट आप कंसेप्ट को समझ लें। तो इसको आप चेंज करके एक काम करो, कितना ले लें? 36 ले लेते हैं, चलो ठीक है। डेटा आप चेंज कर लो, सॉरी गलती हो गई मुझसे। तो ये 36, ये 36, ये 36। तो कंसेप्ट पे फोकस करें आप, तो आपको मोलर मास ऑफ मिक्सचर मिल गया 36। अब आप सॉल्व कर लो। भाई मेरे पास एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें O2 है, सॉरी O2 है और CO2 है। इसका मोलर मास 32, इसका 36 दिख रहा है, बताओ, सॉरी 44। देखो इसके पास में आ रहा है ना, इसका परसेंटेज ज़्यादा आना चाहिए, तो इसको मान लो x, इसको मान लो 100 - x। अब लगाओ m एवरेज विल बी इक्वल टू 32 × x प्लस 44 × 100 - x अपॉन 100। क्या आप x के लिए सॉल्व कर सकते हो? सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? परसेंटेज मिल जाएगा। सही है? कोई डाउट है किसी को? चलिए, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन से डील कर सकते हैं। तो आज हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। मैंने आपको आज बेसिक सिखा दिए मोल के, एटम्स, मॉलिक्यूल्स निकालना, नंबर ऑफ एटम्स निकालना, एटॉमिक मास, मोलर मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ये सब मोल निकालना हमने सीख लिया। और एक ये एवरेज मास का, एवरेज मोलर मास का कंसेप्ट हमने सीखा है। आप जो क्रैश कोर्स आप पढ़ रहे हो, इसमें आप पहले से थोड़ा बहुत पढ़ के आएँ हर सब्जेक्ट के अंदर। उससे क्या होगा, आपको चीज़ें, क्योंकि क्या आपने बहुत पहले पढ़ा था तो कई चीज़ें याद ही नहीं होगी, रिकॉल नहीं करती है। लेकिन आप एक बार न्यूज़पेपर की तरह नोट्स पढ़ के आ जाना, बस जो भी आपके पास अवेलेबल हैं। उससे क्या होगा, आपको आइडिया रहेगा। जब क्लास में चीज़ आएगी ना, आपको लगेगा नया है अपने लिए कुछ भी, ठीक है। क्वेश्चंस आपके साथ साथ चल ही रहे, तो उनके ऊपर अब आप घर जाके दोबारा से एक बार इन क्वेश्चंस को ट्राई करें, देखें आपसे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट क्लास आपको फिर शीट बैंक, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, उसको आप सॉल्व करना, ठीक है। तो उससे आपको और आइडिया लग जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूं, मैं स्टोइकियोमेट्री पढ़ाऊंगा। अब हम स्टोइकियोमेट्री से शुरू करेंगे। स्टोइकियोमेट्री मतलब एक मोल से कितना मोल बना रिएक्टेंट प्रोडक्ट का। फिर हम बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट की, उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को कवर करेंगे। फिर हम सीखेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या सीखेंगे? तो हम मोल का वो पार्ट कवर कर रहे हैं जो आपके आगे चैप्टर्स में बहुत काम में आता है, वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे बढ़ते हैं।